तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आइए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हमने कुछ टॉपिकों को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट कैसे कर लिया था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, फिर रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, फिर उसको संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलन की दिशा में हमने 6 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि 6 चरणों को हमने समझ लिया था। उसमें से कुछ पिछली जो क्लास थी उसमें कुछ रह गया था, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ परिस्थितियाँ दी हुई होती हैं। क्या दी हुई होती हैं? कुछ परिस्थितियाँ दी हुई होती हैं। तो उन परिस्थितियों को हम जो साइन होता है, जो एरो का साइन होता है, तो उस पर उसके ऊपर या फिर नीचे हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक अभिक्रिया आती है जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया है वो पौधों में होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पौधों में क्या बनता है, भोजन बनता है। तो पौधे क्या करते हैं, एक अभिक्रिया है जिसके द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जिसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए इन पौधों को 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल होता है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा उसमें जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक, वो पाया जाता है, चौथा सूर्य का प्रकाश। तो ये 4 चीज़ें मिलकर पौधों में भोजन का निर्माण करती हैं। तो इसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं, जैसे कि पौधों में होने वाली जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया है तो इसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं, इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है, एक तो उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए और एक उसको के लिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। तो ये हो गई इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो इन परिस्थितियों को हम तीर के चिन्ह के ऊपर या फिर नीचे दर्शा सकते हैं। तो 6CO2, 12H2O और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ें मिलकर के आपका ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज यानी कि फूड, भोजन बनाते हैं। और साथ ही ऑक्सीजन बाहर निकलती है और जल बनता है। ठीक है, और अगला आती है, ऐसी अगली आती है एक और अभिक्रिया होती है जिसमें आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप जानते होंगे, ये एक बहुत ही खतरनाक गैस है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको हटा देती है और उसके साथ खुद जुड़ जाती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जहरीली गैस है। इसकी जो हीमोग्लोबिन के साथ जो जुड़ने की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होती है। आपने सर्दियों में सुना भी होगा कि जैसे कि रात में दो घर वाले क्या हुआ, अंगीठी जला करके सो गए और रात में उनकी दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो उसमें होता क्या है, दम कैसे होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हमारा ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसका क्या करता है, परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो ऑक्सीजन के स्थान पर क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है। ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ने से क्या होती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो क्षमता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन होने लगता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति की दम घुटने लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, ये 2H2 यानी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, इसके लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, आवश्यक परिस्थिति यानी कि 340 ATM है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो चाहिए, दाब, वायुमंडलीय दाब। अगर ये 340 ATM वायुमंडलीय दाब इसको नहीं दिया जाएगा तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। यानी इसके लिए जो आवश्यक परिस्थिति क्या होगी, 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। मेथिल एल्कोहल और मेथेनॉल के बारे में आपने सुना होगा। मेथिल एल्कोहल होता क्या है, ये होता है एथिल एल्कोहल, इसका लोग शराब वगैरह में यूज़ करते हैं, शराब बनाते हैं ना,
तो शराब में जो नशे का जो कारण होता है वो क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, C2H5OH। ये होता है आपका CH3CH2OH, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C2H5OH। ये होता है एथिल अल्कोहल। ये जो आपकी वाइन होती है, जो शराब होती है, उसमें एथिल अल्कोहल पाया जाता है। क्या हो अगर एथिल अल्कोहल की जगह मेथिल अल्कोहल उसमें मिला दिया जाए, क्या हो अगर उसमें एथिल अल्कोहल की जगह मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाए, तो इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। मेथिल अल्कोहल पीने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि बिहार में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मृत्यु हुई। क्यों हो गई मृत्यु? क्योंकि उसमें एथिल की जगह क्या बन गया, मेथिल बन गया। और मेथिल अल्कोहल क्या होता है, एक पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इससे व्यक्ति की पीने से मृत्यु तक हो सकती है। तो हमने पढ़ा कि भाई जो कोई भी जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे करते हैं, और संतुलन के बाद में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होने के बाद उसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तो उन परिस्थितियों को हम जो अभिक्रिया की दिशा में जो तीर का चिन्ह लगाते हैं ना, इसके ऊपर दर्शाते हैं या फिर इसके नीचे दर्शाते हैं। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट देख करके आपको समझा सकता हूँ दोबारा। तो इसी दिशा में आगे चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली बात तो भाई देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, पहले तो हम इसके बारे में समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया भाई क्या चक्कर है रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ बनता है, कोई पदार्थ नया बनता है। नया कब बनेगा, जब पुराना टूटेगा। पुराना टूटेगा तभी तो नया बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, जिन तत्वों को हम लेते हैं, जिन तत्वों को या परमाणुओं को या जिन पदार्थों को हम लेते हैं, तो उनमें से क्या होते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि मैं लूँ आपके लिए कि जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलती है। तो मुझे कैसे पता चला कि भाई इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, पुराने बॉन्ड्स, तो उसमें टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए पुराना बॉन्ड इसमें टूटा है, यानी हाइड्रोजन और सल्फेट के बीच में से बॉन्ड टूटा है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और ये भी जुड़ा हुआ था। ये वाला बॉन्ड टूटा है और जिंक के साथ नया बॉन्ड बना है। पुराना बॉन्ड टूटा यानी कि पुराना बंध टूटा और नया बंध बना। यानी कि पुराने बॉन्ड्स का टूटना, पुराने बंधों का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहले तो समझ लेते हैं कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक बार रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती है संयोजन। यानी कौन सी होती है? संयोजन। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ संयोजन होगा, यानी कि दो पदार्थ जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ बनेगा। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, संयोजन। दूसरी आती है आपकी वियोजन, इसका जस्ट उल्टा। वियोजन क्या होती है? इसका जस्ट उल्टा अभिक्रिया जो होती है वो वियोजन अभिक्रिया होती है। तीसरी होती है आपकी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। चौथी आती है आपकी द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और अगली आती है आपकी पांचवी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन व अपचयन यानी ये साथ साथ होती हैं। ऐसी यदि किसी पदार्थ में ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं आपकी इस चैप्टर में दी हुई है। तो 1 बाय 1 करके एक एक करके हम इन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। संयोजन, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसा ही आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो आपके इस चैप्टर में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसे हम यहाँ पर कर करके देखते हैं। एक क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर, ठीक है भाई। इसमें हमने कुछ क्या डाला? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, जिसे बोलते हैं बिना भुजा चूना। यानी कि अभी ये भुजा नहीं है, बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है। और इसमें हम डालते हैं कुछ पानी, धीरे धीरे इसमें हम पानी भी डालते हैं, जल, H2O। और ये हो गया आपका बीकर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई? आपने देखा होगा कि गांव में जब घर पर क्या करते हैं? सफ़ेदी करते हैं। सफ़ेदी करते हैं तो सफ़ेदी को हम बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। फिर उसमें हम मटके में पानी डालते हैं तो उसमें से क्या होता है? वो मटका गर्म हो जाता है, यानी उसमें से ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो इसमें संयोजन कैसे हुआ कि इसमें क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं CaO, इसे बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, प्लस जल जब इसमें मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का वोल्ट वाइज, और इसमें से ऊष्मा बाहर निकलते हैं, हीट यानी कि ऊष्मा। तो इसमें क्या हुआ भाई? इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि 2 पदार्थ, एक तो ये वाला पदार्थ और एक पदार्थ ये वाला पदार्थ, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में मिले, यानी कि 2 चीज़ें मिली ही और एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। क्योंकि ऊष्मा तो बाहर निकल जाएगी, बचेगा तो उसमें कुछ है नहीं, ऊष्मा से हीट बाहर निकल जाएगी, उसमें से बचेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। यानी कि भुजा हुआ क्यों? क्योंकि उसने पानी ने इसको बुझा दिया, यानी कि उसको शांत कर दिया, पानी इसके साथ मिल गया तो इसलिए हो गया भुजा हुआ चूना। जब तक पानी इसके साथ नहीं मिलता है तब तक ये कहलाता है बिना भुजा हुआ चूना। समझ गए ना? तो ये क्या है? एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि जब 2 पदार्थ मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल, जब 2 मिलकर के एक बनाएंगे, यानी कि 2 मिले और एक प्रोडक्ट निकला, ठीक है। 2 पदार्थ मिले और लास्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो ये कहते हैं इसको हम संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा।
कैल्शियम ऑक्साइड भाई सॉलिड होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ये क्या होता है आपका, ये भी क्या होता है, एक्वस होता है, यानी कि जल के साथ में मिला हुआ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इसी क्रम में क्या होता है कि जब हम अपनी दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो सफ़ेदी करने के पश्चात क्या होता है, 2 से 3 दिनों के पश्चात वो सफ़ेदी या दीवारों पर चमक आती है। चमक क्यों आती है, जब तक वो आपका जो भुजा हुआ चूना है, जब तक वो लिक्विड यानी गीली रहती हैं दीवारें, तब तक उस दीवारों पर चमक नहीं आती है। लेकिन जैसे ही वो सूख जाती हैं तो उसमें क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। क्यों आ जाती है, तो चमक का कारण क्या है, क्योंकि इसने क्या किया है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, जिसे बोलते हैं भुजा हुआ चूना, इसने क्या किया है, CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बाहर निकल जाता है। ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का सूत्र भी होता है, ठीक है, जो मार्बल होता है ना आपका, उसका सूत्र भी यही होता है, CaCO3। ठीक है, तो दीवारों पर चमक का कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अंडरस्टैंड, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे की अभिक्रिया को देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपका उसका जवाब दूंगा। ठीक है, इसी में एक दूसरी अभिक्रिया हम देते हैं, जैसे कि संयोजन में ही एक दूसरी अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि कार्बन क्या करता है, सॉलिड होता है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनाता है भाई, CO2 प्लस ऊष्मा इसमें से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये भी संयोजन हो रहा है, यानी कि 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे तीसरा उदाहरण लेते हैं हम 2H2 और O2। ठीक है, ये बनाते हैं 2H2 यानी कि जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल। ठीक है, ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे आपकी होती है जो CH4 होता है, मीथेन जो गैस होती है जिसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है भाई, CO2 H2O और इसमें से ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, और एक आता है आपका जो साग सब्जियां होती हैं, हाँ, हमारे शरीर में, हाँ, एक और देखिए भाई, इसमें संयोजन जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आपने गौर किया होगा कि उनमें क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। यानी कि अभिक्रियाएं ऊष्मा के निकलने के आधार पर और देने के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक, यानी कि अभिक्रिया के दौरान उसमें से ऊष्मा बाहर निकले। ये होती है एंडोथर्मिक, यानी कि अभिक्रिया करने के लिए या कराने के लिए क्या उसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये सारी जो ऊष्मा जो संयोजन की अभिक्रियाएं हैं, ये सारी अभिक्रियाएं आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि इसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे हमारे शरीर में श्वसन होता है, हमारे शरीर में श्वसन का होना एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया आपकी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। क्योंकि क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है C6H12O6 और इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है भाई, अपघटन होता है। तो अपघटन होने से क्या मिलती है हमें, CO2 बनती है और हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज होता है, इसका क्या होता है, अपघटन होता है। और अपघटन होने से क्या होता है, इसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आपने देखा होगा
ऊष्माक्षेपी भी है और संयोजन भी है, ठीक है। इसमें संयोजन भी हो रहा है और इसमें से ऊर्जा भी बाहर निकल रही है, यानी कि दोनों विक्रियाएं। आपने देखा होगा कि गाँव में जो गाय जो पशु होते हैं उनका मलमूत्र एक गड्ढे में डाल देते हैं, तो वो सड़ने गड़ने के पश्चात क्या बनता है, खाद बन जाता है। जैसे इस खाद को हम लास्ट के साल के अंत में उसको खेतों में डालने जाते हैं तो उसमें से भी ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी वो भी क्या एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है। तो आगे की हम पढ़ते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। वियोजन क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। वियोजन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। वियोजन डिसोसिएशन, वियोजन इसका जस्ट उल्टा है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि संयोजन में दो पदार्थ जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि इसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे हमने लिया फेरस सल्फेट, क्या लिया, फेरस सल्फेट ये क्या था, सॉलिड होता है। जैसे हम इसको क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यानी हाँ एक और देखो इसमें कि जो डिसोसिएशन है इसमें ऊष्मा देनी पड़ रही, उसमें से ऊष्मा निकलती थी, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कैसी किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसमें अभिक्रिया इसको गर्म करते हैं फेरस सल्फेट को, तो क्या होता है, तो इसमें से क्या निकलता है, एक तो होता है Fe2O3, से बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये होता है आपका सॉलिड। एक निकलती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या है, आपकी गैस है, ठीक है। SO2 और SO3 आपकी गैस है, इसमें से बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं, एक क्या लेते हैं, कोथन नली होते हैं, इसमें क्या करते हैं 2 ग्राम क्या लेते हैं, 2 ग्राम या जो भी आप ले सकते हो, 3 ग्राम या 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेते हैं। एक कोथन नली हो गई, यानी कि बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब हो गई। इसमें क्या लेते हैं हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेते हैं, FeSO4, ठीक है। इसको क्या करते हैं भाई, ये नदी होती है, ये होता है बुनसेन बर्नर स्पिरिट लैंप की सहायता इसको हम गर्म करते हैं। तो ये क्या होता है, जो फेरस सल्फेट है ये बदल जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ, वियोजन, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक भागों में ये टूट गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार की क्या है भाई, वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। ऐसे आपकी आती है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि हमने बनाया था अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था उसका जस्ट उल्टा कर दें, यानी कि CaCa3, यानी कि क्या है भाई, सॉलिड है। इसको जब हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा इसको हम देते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2 इसमें से बाहर निकलते हैं। यानी कि इसमें से एक पदार्थ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक प्रकार की क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, और ऊष्मा देनी भी पड़ रही है, इसका मतलब ये ऊष्मा शोषी भी अभिक्रिया है, ठीक है। अगली जाते हैं आपकी लेड नाइट्रेट, जैसे कि लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या बनता है,
गर्म करने पर क्या बनता है, तो बनता है लेड ऑक्साइड PbO, 4NO2 और O2, ठीक है, ये आपका बनता है, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, इसको ऊष्मा देते हैं, तो लेड ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकलते हैं। तो ये भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है भाई, वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ऐसे आपके इसमें एक क्रियाकलाप भी दे रखा है, इसको हम देखते हैं क्या भाई क्रियाकलाप। इसमें क्या है, एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, एक बीकर लेते हैं और इसकी जो तली होती है उसमें 2 होल करके इसमें कॉर्क लगा देते हैं। एक बीकर लेते हैं, नीचे होल करके उसमें क्या रबर की कॉर्क लगा देते हैं और ऊपर ग्रेफाइट की छड़ इस पर हम लगा देते हैं और इनका संपर्क हम किससे कर देते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं, ठीक है। एक 6 वोल्ट की बैटरी से उसको हम जोड़ देते हैं और इसमें हम पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद क्या करते हैं, इसमें कुछ बूंदें हम क्या डालते हैं, H2SO4 की डालते हैं। क्या किसकी डालते हैं, ये हो गया आपका जल H2O, इसमें जो कुछ बूंदें H2SO4 की डालते हैं। फिर हम 2 परख नलियाँ लेते हैं, जिनसे इनको क्या कर देते हैं, हम ढक देते हैं A and B, ठीक है। ये हो गया आपका बीकर या मग। अब हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद क्या होता है, जैसे इसको हम बैटरी को चालू करते हैं तो एक तरफ तो बनती है आपकी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन तो किस पर बनेगी, एनोड पर। एनोड क्या होता है आपका पॉजिटिव और कैथोड होता है आपका नेगेटिव। तो ऑक्सीजन तो बनेगी आपकी आपकी कैथोड पर, यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगी और यहाँ पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन। यानी कि उसमें हमने क्या डाला, उसमें जो H2SO4 डाला, उसने क्या कर दिया, इन चीज़ों का विघटन कर दिया। तो विघटन करने से एक परख नली में क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है और एक परख नली में क्या बनती है, आपकी हाइड्रोजन बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब एक जलती हुई मोमबत्ती इन परख नलियों के पास ले जाते हैं, इनकी जो गैस होती है उसके पास ले जाते हैं, तो हाइड्रोजन क्या होती है भाई, ज्वलनशील होती है, खुद ही ज्वलनशील होती है, ठीक है। जबकि जो ऑक्सीजन होती है वो जलने में सहायक होती है। तो हाइड्रोजन फटफट की आवाज़ के साथ जलेगी, जबकि ऑक्सीजन ये नहीं जलेगी, ये खुद नहीं जलती है लेकिन जलाने में सहायता करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रियाकलाप, ठीक है। क्रियाकलाप की आपके इसमें जो एग्जाम होता है उसमें डायग्राम्स आते हैं बनाने के लिए, तो आपको ये एक प्रकार से ठीक तरह से आपको समझना है, ऐसे आपको ये बनाना। अगला आता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। AgCl और AgBr, ठीक है। AgCl और AgBr क्या करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। AgBr से बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य का प्रकाश। भाई अपघटन करा रहे हैं ना हम, तो अपघटन करा रहे हैं तो ऊष्मा दे रहे हैं, इसका मतलब ऊष्मा शोषी भी है। और 2AgBr का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, 2Ag यानी कि चांदी प्लस ये Br में टूट जाता है, ठीक है। ब्रोमीन एक गैस होती है, ठीक है। ऐसे आता है आपका 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसमें भी ऐसे कराते हैं, सूर्य का प्रकाश डालते हैं, ठीक है।
तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है 2Ag, ये सॉलिड होता है, प्लस Cl2, ये भी क्या होती है, गैस होती है। तो इसमें ये चेंज होता है। और AgBr का उपयोग इसमें किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, ब्लैक एंड वाइट। AgBr का उपयोग श्याम श्वेत ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। पहले हमने पढ़ी संयोजन, यानी संयोजन क्या होती है, इसमें दो से अधिक पदार्थ जोड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो वो होती है संयोजन। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयोजित होना, दो से अधिक पदार्थों का संयोजित होना और एक नए पदार्थ का बनना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है, संयोजन अभिक्रियाएं होती है, वो क्या होती है, ऊष्मा छेपी होती है, एक्सोथर्मिक। उनमें क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। जबकि जिसका जस्ट उल्टा वियोजन, यानी कि उसमें एक पदार्थ दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, और ये ऊष्मा शोषी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि उनको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा वो सूर्य का प्रकाश हो सकता है, विद्युत हो सकती है, या फिर उसको हम गर्म करना है, टेम्परेचर से हम उसको गर्म कर सकते हैं। तो इन क्रियाओं में हमें ऊष्मा उसको देनी पड़ती है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो। अगर किसी को समझ में नहीं भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आपके कमेंट देखूंगा, उसके बाद आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो अगली अभिक्रिया हम करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, ठीक है भाई। अगली अभिक्रिया करते हैं हम तीसरी, हम विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि भाई नाम से स्पष्ट हो रहा है, विस्थापन, इसमें क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे को क्या कर देता है, उसके विलयन में से उसको विस्थापित कर देता है। इसके लिए आपके लिए एक प्रयोग भी दिया हुआ है। जैसे कि हम क्या लेते हैं, एक एक्टिविटी भी दी हुई है, एक्टिविटी करते हैं। चलो वही एक्टिविटी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, और डायग्राम्स भी आपके लिए बनाने के लिए आते हैं। क्या करते हैं, हम दो लोहे की कीलें लेते हैं। क्या लेते हैं, दो लोहे की कीलें लेते हैं, और उनको रेगमाल की सहायता से हम इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। लोहे की कीलें, लोहे की कीलों को हमने रेगमाल की सहायता से हम इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, और एक परख नली लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, एक परख नली लेते हैं। इसको एक स्टैंड पर हम क्या कर देते हैं, कस देते हैं इस परख नलियों को। ठीक है, और इसमें क्या डाल देते हैं, तो लोहे की कीलें इसमें हम डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, इसका विलयन डाल दें कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसका जो प्रारंभ में जो नीला रंग, कैसा रंग होता है भाई, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इन परख नलियों को इसमें डालते हैं, जैसे ही कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं तो इन परख नलियों पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और वो भूरे रंग की परत किसकी होती है भाई, कॉपर की होती है। किसकी होती है, कॉपर की होती है। ठीक है, एक भूरे रंग की परत हम इस पर चढ़ जाती है, और वो परत किसकी होती है भाई, कॉपर की होती है। कॉपर की क्यों होती है भाई, इस अभिक्रिया में ऐसा क्या हुआ, इस अभिक्रिया में ये हुआ कि जैसे ही हमने क्या लिया था भाई, हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, जिसका कलर क्या था भाई, नीला था। कैसा था, नीला था। जैसे ही हमने इसमें आयरन की कीलें डाली तो क्या हुआ, इसने बना लिया फेरस सल्फेट, और कॉपर को इसने अलग कर दिया। यानी कि इसके विलयन में से ये आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित करता है। कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और विस्थापित करने से क्या बना, फेरस सल्फेट, और कॉपर को उसने अलग कर दिया। इसलिए विलयन का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये कहलाती है विस्थापन। भाई विस्थापन क्या होगा,
तो ज़्यादा जो पावरफुल व्यक्ति है वो दूसरा जो कम पावरफुल व्यक्ति है उसमें कम दम है या कम ऊर्जा है, उसको क्या करता है, चल हट मैं बैठूँगा। आपने ट्रेंस में भी देखा होगा, जो ज़्यादा होते हैं वो थोड़े से हट्टे कट्टे होते हैं, तो क्या करते हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको वहाँ से हटा देते हैं, चल तू खड़ा हो मैं बैठूँगा। यानी तो क्या हुआ, उसने उसको वहाँ से विस्थापित कर दिया। विस्थापित कैसे क्यों कर दिया, क्योंकि उसकी भाई क्रियाशीलता ज़्यादा थी। जिस तत्व की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें आयरन ने जो कम क्रियाशील तत्व कॉपर है इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया। तो इसने बनाया आपका फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, फेरस सल्फेट और कॉपर। ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे एक उदाहरण और ले सकते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि जिंक वाला भी ले सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट लिया हमने CuSO4, ये क्या आपका कॉपर सल्फेट, और इसके साथ इसकी हम जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट और कॉपर को ये विस्थापित कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुई है भाई, विस्थापन अभिक्रिया हुई है। ठीक है, और एक और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे PbCl2, लेड सल्फेट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, Pb और CuCl2 लेते हैं, लेड। Pb होता है लेड आपका, इसको बोलते हैं प्लम्बस यानी कि Pb बोलते हैं प्लम्बस का हमने लिया Pb, इसको हम बोलते हैं वैसे लेड। ठीक है, अब लेड क्या होता है, सॉलिड होता है। इसकी अभिक्रिया हम CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं, जो हो गया आपका कॉपर क्लोराइड। तो क्या बनाता है भाई, ये PbCl2 लेड क्लोराइड बनता है, PbCl2 प्लस ये कॉपर को अलग कर देता है। यानी कि यहाँ पर भी लेड की जो क्रियाशीलता होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस यानी कि इसको यहाँ से इसकी सीट से हटा दिया जाए, तू हट मैं बैठूंगा यहाँ पर, यानी कि विस्थापित कर दिया। समझ गए, क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो अगली अभिक्रिया आती है आपकी, कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, अगली कौन सी अभिक्रिया आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्वि यानी कि इसमें दो बार विस्थापन होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। एक परख नली लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, एक 3 ml, एक परख नली है भाई। यहाँ तक चलो मान के चलो क्या होगा, परख नली एक, इसमें 3 ml, कितना 3 ml क्या है भाई, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और एक दूसरी परख नली लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसमें आपका क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2, यहाँ पर भी 3 ml ही लेते हैं। ठीक है, ये आपका BaCl2, जिसे हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों परख नलियों को आपस का जो विलयन है उसको हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको आपस में मिला दिया। तो मिलाने पर एक अभिक्रिया होगी जिसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये A
एंड बी। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2। ये बनाएंगे आपका बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट और 2NaCl। ठीक है, तो यानी कि दो बार विस्थापित। इसमें क्या होता है, उसके आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को विलयन के साथ क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, आपस में विनिमय कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका सोडियम और इसका बेरियम, नहीं इसका जो सल्फेट और इसका बेरियम, यानी सल्फेट क्या होता है SO4-2 होता है और Ba क्या होता है +2 होता है, प्लस माइनस आपस में कट गए तो 1:1 बना, तो ये बनाएगा आपका बेरियम सल्फेट। क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। तो ये बन गया आपका बेरियम सल्फेट। यहाँ बचा क्या 2Na, यहाँ पर 2Cl, तो इन्होंने आपस में क्या करके क्या बना लिया 2NaCl, नमक बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और ये आपका जो बेरियम सल्फेट होता है अवच्छेद के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में, प्रिसिपिटेट, अवच्छेद के रूप में, यानी कि नीचे क्या होता है, तली में बैठ जाता है। क्या होता है, नीचे तली में बैठ जाता है। ठीक है, ये तुम्हें ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं खास। इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे को आपस में ये विस्थापित कर देते हैं। ये दोनों ने आपस में अभिक्रिया कर दी, यहाँ से विस्थापित हो गया, यहाँ से ये हट गया और इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया कर दी। बेरियम क्या होता है +2, ये होता है SO4-2। आपने जो यौगिक बनाना, जो सूत्र बनाना सीखा होगा कि कैसे हम सूत्र बनाते हैं कि SO4-2 Ba+2 माइनस और प्लस अगर हों जस्ट अपोजिट तो कट जाते हैं, तो आएगा आपका बेरियम सल्फेट और ये प्रिसिपिटेट है अवच्छेद के रूप में प्राप्त होता है। और 2NaCl भी हो गया आपका नमक, NaCl। ये बेरियम सल्फेट, ये आपका सोडियम सल्फेट, ये आपका बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट 2NaCl। ठीक है, तो अगली अभिक्रिया अब हम करते हैं उपचयन और अपचयन। ठीक है भाई, उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, कि ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन। और अपचयन यानी कि ऑक्सीजन का हटना। एक तो ऑक्सीजन के जुड़ने और हटने के आधार पर हम उपचयन और अपचयन को समझ सकते हैं। ठीक है, चौथी अभिक्रिया आती है आपकी उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, ठीक है, उपचयन तथा अपचयन। अपचयन यानी कि हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन के जुड़ना, ऑक्सीजन का O2 का जुड़ना, ऑक्सीकरण, जुड़ना, ऑक्सीकरण। ठीक है, अगर ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। ये तो हो गया ऑक्सीजन के जुड़ने और हटने के आधार पर। और एक होता है भाई आपका हाइड्रोजन के जुड़ने और हटने के आधार पर, हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन के आधार पर होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। और O2 का जुड़ना, O2 का निकलना, ठीक है, O2 का निकलना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के आधार पर भी हम समझ सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है, H2 का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना तो क्या कहलाएगा, अपचयन। और हाइड्रोजन का निकलना ये कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आपकी अभिक्रिया में या फिर हाइड्रोजन दिया हो या फिर ऑक्सीजन दिया हो, तो इन दोनों के आधार पर ही हम क्या निकाल सकते हैं, उपचयन और अपचयन। और ये दोनों अभिक्रियाएं जिसमें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, अपउपचय अभिक्रिया, अपउपचय, उपउपचयन, उपउपचयन, यानी उपचयन भी और अपचयन। ठीक है, तो ये तो थी कॉमन,
कॉमन जानकारी आपके बारे में कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। एक तो ऑक्सीजन के आधार पर, एक हाइड्रोजन के आधार पर, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब उसमें अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन अगर निकल रही है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ गए? तो हम देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन होती क्या है। ठीक है, उपचयन देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? उपचयन। उपचयन में क्या होता है, आपने बचपन में देखा होगा, आपने कॉपर का तार लगाया होगा। जैसे बचपन में हम क्या करते थे कि दो तारों को ज्वाइंट करने के लिए, जैसे कॉपर का तार है तो उसके माचिस की तीली से उसको गर्म करते थे। आपने देखा होगा कि गर्म करने के पश्चात जो कॉपर का जो तार होता था वो काला पड़ जाता, वो काला पड़ जाता था। क्यों पड़ जाता था भाई? क्योंकि गर्म करने पर क्या होता है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है, और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, काला होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक चाइना डिश लेते हैं, ठीक है, इसमें कॉपर का कुछ चूर्ण लेते हैं, ये होगा कॉपर चूर्ण। इसको क्या करते हैं भाई, इसके नीचे हम आग जलाते हैं, गर्म करते हैं, स्प्रिट लैंप या बर्नर की सहायता से उसको क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या होगा भाई, कॉपर है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, 2C2O, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है भाई, उपचयन। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, उपचयन हुआ। लेकिन वापस जैसे ही हम इस पर CuO पर अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो Cu प्राप्त होता है प्लस जल। ठीक है, तो वापस से ये जो आपका काला पड़ा हुआ कॉपर है वो चमकने लगता है, वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपचयन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। यानी कि क्यों अपचयन हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। आई होप कि तुम समझ गए होंगे। और जिसमें ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं वो कहलाती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी मैं रेडॉक्स इसी में कंप्लीट करके बताता हूँ तो मैं कैसे होगी इसमें रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि ये आपने दिया था, क्या दिया था, 2Cu + O2, क्या बना था, 2CuO। ठीक है, इसका कॉपर का तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इसका और इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, इधर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और इसको हम जैसे रिवर्स कर देते हैं, इस अभिक्रिया को उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा, अपचयन होगा। और जिसमें अपचयन और उपचयन, ऑक्सीकरण यानी कि इससे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, जो भी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपके में एक और अभिक्रिया दे रखी है, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि यहाँ पर उपचयन हो रहा है। ये भी क्या कहलाती है, आपकी
रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई। अगली चीज़ आती है आपके दैनिक जीवन में उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभावों को आपने देखा होगा। यानी कि उपचयन यानी ऑक्सीकरण के क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण से क्या होता है भाई, हमने देखा है। तो ऑक्सीकरण से एक तो क्या होता है, एक तो होता है संक्षारण। क्या होता है भाई, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें क्या हो जाती है भाई, गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये लोहा होता है, जब नया नया लोहा लेकर के आते हो तो उसमें चमक होती है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, उसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है। चमक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका संक्षारण हो रहा है। संक्षारण यानी कोरोजन,